बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी और सेमिनार एंड सिंपोजियम कमेटी की तरफ से हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तमाम दोस्तों को जो अटेंड यहाँ पे कर रहे हैं। आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारी खुशकिस्मती आज का जो सारे का सारा दिन है, 3 लेजेंड्स ऑफ द बार और टीचिंग के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर जो हमारे प्रोफेशन के लेजेंड्स हैं वो हमारे पास सर उमर लतीफ़, अभी सलीम याकूब साहब, और अब आज तीसरी और किसी तरीके से उनसे कम नहीं बल्कि उनसे बराबर और एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल वकील अजीम फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम फारूकी साहब का थोड़ा इम्तियाज़ ये है कि जब भी हमने इनको बीच में, चाहे लॉ एक्ट का हो, चाहे इस्लामिक लॉ के ऊपर हो, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर हो, किसी टॉपिक के ऊपर हमने इनको बुलवाया, डेप्थ के साथ और बहुत जान पेशानी के साथ इन्होंने ना सिर्फ लेक्चर डिलीवर किया बल्कि आज इनकी डेडिकेशन टू द प्रोफेशन और आप सारे दोस्तों की ट्रेनिंग के लिए ये है कि माथे पर पसीना है, बुखार मुकम्मल तौर के ऊपर है, गला ख़राब है हमारी तरह, मगर फिर भी यहाँ पे मौजूद हैं और अटर डेडिकेशन है, तो उनके लिए ख़ास एक तक तालियों की कसम पहले रिक्वेस्ट है। दूसरा, अजीम फारूकी साहब हमें आज लेक्चर देंगे वन ऑफ द मोस्ट, आपके सामने देखिए बार वोकेशनल कोर्स में ये मुख्तलिफ टुकड़े हैं जिनका आपस में कनेक्शन आता है। क्रॉस एग्जामिनेशन की बात हुई, एविडेंस की हुई, मुकदमा आपने जीतना और हारना, आप 100% बेहतर प्लेड कर लें, लेकिन अगर आपका एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आता तो आपका मुकदमा जीरो है। जो मर्जी आपसे आपके मुंह से बीच में फूल झड़ते हों वगैरह, लेकिन अगर एविडेंस नहीं है आप जितनी मर्जी बहस कर लें लंबी वगैरह, आप जीरो। सो एविडेंस क्या है और किस तरीके से साबित करते हैं कि यूएसओ उसको, कानूनी शहादत ऑर्डर उसको रेगुलेट करता है। हमारी खुशकिस्मती है कि एक मास्टर ऑन द पर्टिकुलर एरिया लेक्चर के लिए हमने अजीम फारूकी साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुकम्मल तौर पे एक थरो लेक्चर आपको डिलीवर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सो ओवर टू अजीम फारूकी साहब। सर, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर आपने हमें ज्वाइन किया। Bismillahirrahmanirrahim. It has always been a pleasure for me to lecture at Punjab Bar Council on the orders of my elder brother, Mr. Muhammad Ahmad Qayyum. He has been very kind with me because whenever he asked me with a particular reason, and I always shoulder him, I always second him. बार कौंसिल में ये रवायत कायम करना अहमद क़य्यूम जैसे बड़े भाइयों का ही पूरा इम्तियाज़ है, जिन्होंने आप जैसे यंग लॉयर्स के लिए इन लेक्चर्स का अहतमाम किया और मुझ जैसे कम इल्म को भी मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातब हो सकूं। टुडे आई एम हैविंग सम बैड कंडीशन, लेकिन आई विल ट्राई कि जो मेरा टॉपिक है मैं उसके हवाले से आप लोगों के साथ कुछ अपनी जो नाक़िस इल्म है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरा टॉपिक जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आया है, नज़र आ रहा है आपको कि हमने जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो जनरली डिस्कस करने हैं, क्योंकि मेरे बाद सलीम याकूब साहब आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम दोनों के आपस के जो डोमेन्स हैं वो डिफरेंट हैं। मैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनकी बाकी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जनरली हम एविडेंस में देखते हैं एविडेंस कौन दे सकता है, कब दे सकता है, क्या दे सकता है और क्या नहीं दे सकता, और इस एविडेंस को हमने अपने सिविल मुकदमे में, क्रिमिनल मुकदमे में यूटिलाइज़ कैसे करना है, क्योंकि बारे सबूत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अब अपने एविडेंस जब शहादत स्टार्ट करनी है तो शहादत से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, चीज़ें होंगी, वो आपने इसको देखना है। वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ अपनी स्कीम ऑफ लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करता चलूँ। हम हिस्टोरिकली थोड़ा सा देखेंगे कि वाई कानून शहादत ऑर्डर वाज प्रोमलगेटेड, व्हाट वाज बिहाइंड दैट, व्हाट वाज बिफोर कानून शहादत। एविडेंस एक्ट 1872 1872, और फिर उसको रिपील क्या किया गया और जर्नल चीज़ें उसमें क्या ऐड की गई, और फिर हमने एक जर्नल एक रैशनल लेना है कि भी व्हाट इज़ मेंट बाय लॉ ऑफ एविडेंस, और लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर एविडेंस से क्या मुराद है। हमारा जो स्टैट्यूट है, जिस स्टैट्यूट को हम डिस्कस करते हैं 1984 का, उससे मुराद क्या है, उसमें एविडेंस का मतलब क्या होगा, एविडेंस की काइंड्स क्या होंगी, एविडेंस के बेसिक पर्पसेस क्या होंगे। नाउ
उसके बाद फिर हमारा जो बेसिक फोकस आता है जो कि मेन पोटेंशियल कह लें या मेन सफियर कह लें लॉ ऑफ एविडेंस का, दैट इज़ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। हमने बेसिकली विटनेस को देखना है। एक छोटी सी ज़रा रेलेवेंसी मैं यहाँ पे ये क्रिएट करता चलूँ, मैं आई एम टेकिंग लिबर्टी, और मैं उससे एक छोटा सा आपके सामने ये विटनेस का जो कॉन्सेप्ट रखना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस है इट डज रिलेट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ और टू द स्टेटस ऑफ विटनेस। अब विटनेस जो है वो सबसे पहले क्या होगा, कॉम्पिटेंट कब होगा कि वो एविडेंस दे सकता है, और कॉम्पिटेंट होने के बाद का मतलब ये कि कौन दे सकता है, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती हैं। सेक्शन 3 जो होगा, आर्टिकल 3 जो होगा वो आपका क्वालिटी से रिलेट करेगा कि कौन दे सकता है हु, और क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज रिलेटेड विद आर्टिकल 17। तो ये 4 डायमेंशंस हैं आप लोगों के सामने। इन 4 डायमेंशंस को आपने देखना है कि विटनेस जो होगा जिसको हमने आर्टिकल 3 जहाँ से स्टार्ट होता है हु मे टेस्टिफाई, तो हु मे टेस्टिफाई के अंदर आपने देखना है कि विटनेस कौन होगा, और उसके 3-4 डायमेंशंस जो हैं वो आपके क्या होंगे, और किसको कैसे जो है वो हमने चेकआउट करना है बाय मीन्स ऑफ दैट कि भी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और कौन इस एविडेंस को जो है वो रिकॉर्ड करवा रहा है। नाउ उसके बाद सर हमारा प्रिविलेज कम्युनिकेशन आर्टिकल 4 से लेके जो 16 तक का एक पूरा एक चैप्टर है, पूरी सिचुएशन है, क्योंकि ये भी आपका पहला चैप्टर से रिलेटेड होगा। अभी मैं स्कीम ऑफ द QSO भी डिस्कस करूंगा कि स्कीम ऑफ QSO क्या है, ख़ास तौर पे आप में से जो एस्पिरेंट कानूनी शहादत की तैयारी ADBP के लिए कर रहे हैं, अपने लॉग ऐड के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हजरात मुझे भी यहाँ पे एक साहब बारिश भी सामने नज़र आए, तो मेरा ये ख्याल था कि न्यू एस्पिरेंट यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आई फील हैप्पी कि हमारे जो सीनियर वकला हजरात हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, मेरी रहनुमाई के लिए भी मौजूद होंगे। आई वेलकम देम ऑल। अच्छा, उसके बाद आपकी एडमिशन और कन्फेशन, दैट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट चैप्टर्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस और कानून शहादत ऑर्डर। नाउ मीनिंग देयर बाय कि जो आपका एडमिशन है वो क्या है और कन्फेशन क्या है, कब एडमिसिबिलिटी ऑफ द एडमिशन जो है वो आप करवाओगे, और कब आपकी एडमिसिबिलिटी जो है वो कन्फेशन की विद रेफरेंस टू कानून शहादत ऑर्डर जो है वो कैसे होगी। नाउ द थिंग इज बर्डन ऑफ प्रूफ, बारे सबूत, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू कि कब इंच। अब एक ना स्कीम है पूरी QSO की कि आपका जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपकी इन सारी चीज़ों को आपने रिलेट करना है कि एविडेंस के अंदर कब आप चीज़ों को रिलेट करते हो बाय मीन्स ऑफ दैट कि भी कौन एविडेंस दे रहा है, एविडेंस क्या दे रहा है, रेलेवेंस क्या है फैक्ट्स की, जिन फैक्ट्स को वो एलेज कर रहा है, वो फैक्ट इन इशू हो या वो रेलेवेंट फैक्ट हो। पूरे चैप्टर्स इससे रिलेटेड होंगे। जो आपका मेजर पार्ट है पूरी आपकी जो व्हाट यू कॉल लॉ ऑफ एविडेंस का, दिस इज टू से कि वो आपका रेलेवेंट फैक्ट या रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से जो है वो रिलेट करेगा। तो आपने फैक्ट को देखना है कि फैक्ट कब रेलेवेंट है और कब फैक्ट इन इशू जो है वो क्रिएट होगा। उसके बाद आपका आ गया जी कि हमने किस चीज़ को उसमें से इंक्लूड करना है, कब लीडिंग क्वेश्चन आप कह सकते हो और कब लीडिंग क्वेश्चन आप नहीं इंक्लूड कर सकते, ठीक है जी। फिर आ गया जी कि कौन लोग इसमें एविडेंस नहीं दे सकते और किन लोगों को एट द रिक्वेस्ट और एट सर्टन पॉइंट जो है वो आप एक्सपर्ट एविडेंस के तौर पे, एक्सपर्ट थर्ड पर्सन के तौर पे, एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे आप बुला सकते हैं, क्योंकि एविडेंस हमेशा वो शख्स देगा जो कि रिलेवेंट टू द केस है, ईदर इन क्रिमिनल लॉ और इन सिविल लॉ। देयर शैल बी नो थर्ड पर्सन, देयर शैल बी नो आउटसाइडर, बट there are certain situations where in law of evidence you can call, you can ask, and you can oblige certain persons who may come forward and who may come to the court and record their evidence. Say for example आपका forensic की रिपोर्ट है, या आपका कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, या कोई ऐसा आपका कोई एक्सपर्ट है जिसकी कि उस चीज़ की बाबत एविडेंस या उसका जो टेस्टिमनी है या उसका जो व्हाट यू कॉल स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें फिर वहाँ पे आपसे रिलेटेड होंगी। फिर एक लास्ट टॉपिक है, क्योंकि मुझे अहमद भाई ने जब ये सिलेबस भेजा तो आई सेड कि ये एक टॉपिक एक्चुअली एक घंटे 2 घंटे का टॉपिक है। आई विल नॉट बी एबल टू गिव जस्टिस और टू डू जस्टिस विद माई लेक्चर। ही सेड कि आपने इसको जैसे जस्ट एक ओवरव्यू है, आपने उस हवाले से जो है इसको कवर करना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये कम से कम मैंने बहुत शॉर्ट करते करते भी कुछ 62 के करीब स्लाइड्स इसकी बन गई हैं, वो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, ये आप लोगों के पास अवेलेबल भी होंगी, नो इशू एट ऑल।
मेरा ईमेल, मेरा हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अगर हमने 1 बजे तक इसको ख़त्म कर लिया वेल एंड गुड, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं कर सकूँगा, बट आई विल ट्राई कि अगर इसमें कोई चीज़ रह भी जाए तो हम सब्सिक्वेंटली इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एविडेंस इंपॉर्टेंट इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा है। सर्टनली मुझे लेक्चर से पहले जब अहमद साहब ने इसको ऑनर किया, फेसबुक पे मुझसे लोगों ने पहले से पूछना शुरू कर दिया जी कि बुक्स कौन सी ज़रा आप रिकमेंड करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, नो इशू। अच्छा, अब उसके हवाले से जो चीज़ें थी कि जी मैंने कुछ बुक्स का इसमें जो है वो चीज़ें ऐड की। सॉरी सर, क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सर? अच्छा, अब इसमें जो बुक्स मैंने इसमें देखी तो बुक्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन टॉप मोस्ट जो जिनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर एकेडमिक, फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पसेस, आपको फेडरल लॉ बुक हाउस पे ये अवेलेबल है। कानून शहादत, ये लेटेस्ट रिसेंट अभी बुक आई है। इसमें कंसेप्चुअली और प्रोसीजरली कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। एक इंडियन बुक है जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल भी है मेरे हाथ में, दैट इज़ मुनीर साहब की किताब है। एक तो 2 वॉल्यूम में मुनीर साहब की बुक अवेलेबल है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज़ कर सकें, लेकिन एकेडमिक पर्पस के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो ये सिंगल वॉल्यूम जो शॉर्टर वॉल्यूम है आप इसको देख सकते हो, ये भी अवेलेबल है। एक ख़ास बात जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ख़ास तौर पे जो हमारे न्यू एंट्रेंट, न्यू एस्पिरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उनसे, कि एक हमारी किताब है फजल करीम साहब की एक्सेस टू जस्टिस। ये आपके डेस्क पे होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। ये ग्रीन कलर की जो बुक है इसका नाम है जस्टिस फजल करीम साहब ने इसको लिखा। एक्सेप्शनल किताब, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक एंड योर प्रैक्टिकल पर्पसेस, दैट इज एक्सेस टू जस्टिस। इसमें एक पूरा चैप्टर है, इसकी पुराना एडिशन देखेंगे उसमें लॉ ऑफ एविडेंस पे चैप्टर नहीं है। ये जो नया इन्होंने एडिशन, ये जो ग्रीन कलर का आया, इनका पहले ब्लू कलर में था, ग्रीन कलर का जो एडिशन है इसमें पूरा एक चैप्टर है जिसका फ्रंट पेज मैंने एक आपके सामने यहाँ पे सिर्फ शो किया है। इसमें उस चैप्टर में सिर्फ लॉ ऑफ एविडेंस को कंसेप्चुअली उन्होंने डिस्कस किया हुआ है और साथ रिलेटेड केस लॉज भी दिए हैं कि किसी कॉन्सेप्ट, अगर आपने किसी चीज़ को देखना है, कवर करना है या उस स्कीम को जो है वो इंक्लूड करना है तो वो चीज़ वहाँ पे जो है वो रिलेटेड होगी। तो आप इस बुक को ज़रूर जो है वो देखिएगा। ये आपकी अदरवाइज इसमें CRPC भी अवेलेबल होगी आपके पास, जर्नल और कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जो रिलेटेड टू एविडेंस और बाकी चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो आपने कम से कम ये बुक ज़रूर इसके ऊपर देखना है। कम से कम अगर नहीं तो आपकी लाइब्रेरी, हाईकोर्ट लाइब्रेरी में ये अवेलेबल है, वहाँ पे वो एविडेंस वाला जो चैप्टर है वो फोटो कॉपी करवा लें। इट वुड गिव यू ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी और जगह आपने कहीं जो है लॉ ऑफ एविडेंस में बहस करनी है, बात करनी है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर हो सकेगी। एक ऊपर किताब मैंने ब्राउन कलर में जो है उसकी जैकेट में जो मैंने शो की है यहाँ पे, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भी आप इसको देखें। PLD का पुराना वर्जन था, PLD ने इसको छापा था, अभी रिसेंटली इन्होंने इसका नया एडिशन भी छाप दिया है। 2021 में आई थिंक इसका न्यू एडिशन भी आ गया। तो आप काइंडली ये भी देख सकते हैं। जस्टिस साहब थे हमारे, उन्होंने इसको जो है वो लिखा था, ठीक है जी। इसके अब न्यू एडिशंस भी अवेलेबल हैं, 2 वॉल्यूम्स में हैं, कुछ एडिशंस उन्होंने इसके अंदर कर दी हैं। मोस्टली कॉन्सेप्ट्स पुराने हैं, पुराने मीन्स से पहले वाली किताब से हैं, लेकिन उनको नए केस लॉ से उन्होंने एनरिच कर दिया है। तो ये भी एक जो बुक है ये आप रिलेट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर एकेडमिक पर्पस के लिए मैं देखूंगा तो आपकी जो फेडरल लॉ वाली बुक है और आपकी एक्सेस टू जस्टिस का जो चैप्टर है दैट इज़ मोस्ट रेलेवेंट कि आप उसको अपनी लॉ ऑफ एविडेंस के साथ जो है वो इसको इंक्लूड कर लें और एविडेंस में इस जो चैप्टर को जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हिस्टोरिकली कुछ थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस की, कि लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर जो है वो हमारा 1872 का जो लॉ था उसके हमने क्या देखा। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग सिर्फ दे रहा हूँ कि लॉ है क्या, मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। काइंड्स ऑफ लॉ क्या है, वही सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ होता है बेसिकली। सब्सटेंटिव लॉ आपको बेसिकली राइट्स एंड लायबिलिटीज से डील करता है और नेचर और एक्सटेंट ऑफ लीगल ड्यूटीज बेसिकली प्रोवाइड करता है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ योर लीगल ड्यूटीज, व्हाट यू हैव टू शो एंड व्हाट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। कि लॉ जो है वो आपको लीगल ड्यूटीज कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहा है, आपके राइट्स क्या होंगे, आपकी ड्यूटीज दूसरे की ड्यूटीज क्या होंगी, उसके राइट्स और आपकी ड्यूटीज जो है वो बेसिकली क्या होंगी। तो ये बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ आपको प्रोवाइड कर रहा है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लाइक अदर थिंग्स। PPC भी आप इसको कह सकते हैं कि वो जनरली आपको जो है वो सब्सटेंटिव लॉ प्रोवाइड करता है। सेकेंडली इज योर प्रोसीजरल लॉ, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव लॉ। दिस इज कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ जो कि आपके प्रैक्टिस से रिलेट करता है कि हाउ दैट राइट हैज टू बी इन्फोर्स्ड। आपने वो राइट जो आपको सब्सटेंटिव लॉ में प्रोवाइड हो गया उसको आपने
प्रोसीजरली कैसे इन्फोर्स करना है, उसको इन एक्शन कैसे लेके आना है। लॉ ने आपको राइट तो दे दिया, उस राइट की प्रैक्टिकलिटी और इन्फोर्समेंट कैसे आपने वहां पे इस्टेब्लिश करनी है वो आपको प्रोसीजर लॉ बताएगा। उसके लिए आपके पास मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जिसको सीपीसी बोल रहा है अगर सिविल लॉ में जाना है, और अगर आपने क्रिमिनल लॉ में जाना है तो सीआरपीसी आपसे रिलेटेड है। लेकिन कानून शहादत में वो खास बात है, इट डील्स विद द सिविल प्रोसीजर एज वेल एज क्रिमिनल प्रोसीजर। इट हैज टू वेज to enforce your rights, your civil rights by way of civil procedure and criminal rights by way of your criminal procedure. तो law of evidence जो है, कानून शहादत जो है, it has are basically those these are those principles which is equally applicable upon civil and as well as criminal procedure according to the nature of circumstances and things. अच्छा, अब एक क्वेश्चन राइज होता है, स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि प्रोसीजरल लॉ क्या है, एडजेक्टिव लॉ को हम कैसे करेंगे, प्रोसीजर होता क्या है। प्रोसीजर इज बेसिकली ए मियर मशीनरी, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हाउ योर राइट्स एंड ड्यूटीज टू बी इन्फोर्स्ड, हाउ योर राइट्स टू बी टू कम एज कि आपने उसको इन एक्शन जो है वो कैसे इंक्लूड करना है, एक्शन कैसे उसका जो है वो रिलेट करना है। तो आपका जो प्रोसीजर होगा ये बेसिकली आपकी रिकग्निशन ऑफ द लीगल राइट्स है इन एक्शन, जो कि अदालतों के अंदर यहाँ आपने उसको इन्फोर्स करवाना है थ्रू कोर्ट्स। तो आपका प्रोसीजर जो है वो बेसिकली आपको लाइन इन एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हाउ योर राइट्स दे आर जस्ट गिवन बाय द स्टैट्यूट, उसको हमने इन्फोर्स कैसे करना है। इसी तरह एक चीज इनमें रखिएगा कि आपका प्रोसीजरल लॉ हमेशा सबसर्विएंट रहेगा टुवर्ड सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ कैन नॉट गो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हैज इट्स सुपीरियरिटी, ठीक है जी। आपने अपने सब्सटेंटिव लॉ से ही अपने प्रोसीजरल लॉ को रिलेट करना है। प्रोसीजरल लॉ आपको अदर वे अराउंड जो है वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है जी। लास्टली आपका जो प्रोसीजरल लॉ जिसकी हम बार बार यहाँ पे बात करते हैं या इंक्लूड करते हैं, लास्ट अगर स्लाइड की पॉइंट आप देखोगे तो नथिंग कैन बी गिवन बाय प्रोसीजरल लॉ दैट इज नॉट सॉट टू बी गिवन बाय सब्सटेंटिव लॉ। तो आप इससे कहने का मुराद ये है कि आपका जो प्रोसीजरल लॉ है दैट कैन नॉट गो अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ योर सब्सटेंटिव लॉ। ये नहीं हो सकता कि आपका एक सब्सटेंटिव लॉ जो है वो आपको एक चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो चीज आप प्रोसीजर लॉ के जरिए जो है वो लेना चाह रहे हैं, नाफिज करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपका जो प्रोसीजर लॉ होगा दैट विल गो इन रिलेशन विद या इन लाइन विद योर सब्सटेंटिव लॉ। यहां पे दोनों चीजों की, तीनों चीजों की आपने जो है वो एक माइंडसेट बना लेना है कि भाई हमारा जो प्रोसीजर लॉ होगा इसके अगेंस्ट नहीं जा रहा। नाउ what is the story of QSO? What is basically the story of QSO? Why QSO was promulgated? Why QSO was made? और इसके अंदर ये चीज देखें कि जनरल ज़िया-उल-हक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, he enacted this order in pursuance of the process of Islamization. Before that there was Evidence Act 1872 because पाकिस्तान जब से बना तो पाकिस्तान में जो हमने कुछ लॉज जो कि हमने ऑपरेटिव किए आफ्टर 1948 ऑनवर्ड्स जो है उसमें हमने कई चीज़ों को जो कि ऑलरेडी हमारे पिछले जो कवानीन थे जो कि अंग्रेज़ बहादुर ने हमें दे दिए, 1860 का हमें पीपीसी दे दिया, 1908 की हमें सीपीसी दे दी, 1898 का सीआरपीसी दे दिया। तो उसी तरह 1872 का कॉन्ट्रैक्ट और 1872 का ही लॉ ऑफ एविडेंस जो है, एविडेंस एक्ट 1872 जो है, हमने उसको नाफिजुल अमल कर दिया। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ जो कि इस्लामाइजेशन से रिलेटेड थी या हमने इस्लामिक प्रोविजन से रिलेटेड, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं बन सकती जो कि खिलाफ कुरान व सुन्ना हो। क्लियर? तो हमने आर्टिकल 3 और आर्टिकल 17 का एक जो है एक रिलेटिव जो है आपका पोर्शन जो है वो इंक्लूड किया, सो दैट, और इसका नाम भी हमने फिर प्रपोज किया। आज भी एक बड़ा सवाल इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि वाई QSO इज गिवन, कानून शहादत ऑर्डर, इसको दोबारा एक्ट क्यों नहीं बनाया गया, और ये एक्ट के उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया, क्योंकि जब आप आर्टिकल 2 आर्टिकल 1 पढ़ते हो तो नेम क्लॉज शॉर्ट टाइटल में इसको नाम दे दिया गया कि दिस ऑर्डर शेल बी कॉल्ड कानून शहादत 1984। तो ये बेसिकली उसकी एक आप जनरल आंसर उसका दे सकते हो। पाकिस्तान में जो लॉ ऑफ एविडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984, और इसने रिपील कर दिया 1872 के एविडेंस एक्ट को। अब ये बेसिकली है क्या? कानून शहादत इज ए कंपेंडियम ऑफ रूल्स, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू विच कोर्ट इज टू रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ द पार्टीज।
कि आपने एक पैरामीटर्स दे दिए, वो रेलेवेंट प्रोविजंस दे दी, वो सिचुएशंस दे दी कि जिसके ज़रिए आपने अपनी एविडेंस को रिकॉर्ड करवाना है, और वो किस नहज के ऊपर, किस सिचुएशन के मुताबिक करवाना है, वो सारे का सारा आपको प्रोविजंस ऑफ QSO जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ बेसिकली QSO किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है, व्हाट इज़ द लिंचपिन ऑफ QSO। तो QSO का जो एक बेसिक मदार है वो बेसिकली किसके गिर्द है, उसको क्या है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। आपने फैक्ट्स को प्रूव करना, डिसप्रूव करना है या नॉट टू बी प्रूव करना है। तो आपने जो प्रूफ लेके आना है वो किस चीज का लेके आना है, फैक्ट। वो रेलेवेंट फैक्ट भी हो सकता है और वो फैक्ट इन इशू भी हो सकता है, वो रेलेवेंट फैक्ट भी हो सकता है और वो फैक्ट इन इशू भी हो सकता है। नाउ इट हैज एप्लीकेशन बोथ ऑन सिविल एंड क्रिमिनल। तो ये बेसिकली देखिएगा कि QSO बेसिकली it decides the existence and non-existence of a fact। अब वो फैक्ट की डेफिनेशन देख लेंगे कि फैक्ट बेसिकली क्या है और किस टाइम इसको इंक्लूड करते हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एविडेंस, ये डिराइव कहाँ से हुआ, लैटिन टर्म थी, लैटिन टर्म से ये कैसे इंक्लूड किया, एविडेंशिया, एविडेयर और एविडेंस जो है वो बेसिकली इन तीनों चारों वर्ड से जो है आप लॉ ऑफ एविडेंस को जो है वो कैसे इंक्लूड करते हो। इट बेसिकली मीन टू ब्रिंग समथिंग क्लियर, एक ओपेक चीज को आपने क्लियर करना है, गैर शफाफ को शफाफ करना। तो वो बेसिकली आपका क्या है, टू शो क्लियरली व्हाट इज मेंट, कि अपरेंटली क्लियर हो या अदरवाइज हो, आपने किसी चीज की मौजूदगी को, एग्जिस्टेंस को आपने क्लियर करना है, शफाफ करना है। दिस इज टू से कि आप उसको लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर एविडेंस के उस इंक्लूजन कर रहे हो कि समथिंग इंक्लूडिंग टेस्टिमनी, डॉक्यूमेंट्स एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स that tends to prove or disprove the existence of the alleged fact। कि आपने किसी चीज की एग्जिस्टेंस को जो कि टेंजिबल हो, टेस्टिमनी से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट्स हो, और उसको आपने उसको या तो प्रूव करना है या उसकी क्रेडिबिलिटी को डिसप्रूव करना है। ईदर यू आर हैविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट और यू आर डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट फैक्ट, आप उस चीज को डिसप्रूव कर रहे हो। लास्टली ये जो बोर्ड में मैंने डेफिनेशन दी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी लर्न, कि आपका एविडेंस जो है इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर एसरटेनिंग कंट्रोवर्टेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इन जुडिशियल इंक्वायरीज। कि बेसिकली आपका एविडेंस क्या है कि आपके ये वो कंट्रोवर्टेड क्वेश्चंस हैं जुडिशियल इंक्वायरीज में जिसको आपने एसरटेन करना है, ईदर बाय प्रूविंग देम और डिसप्रूविंग देम, ईदर बाय प्रूविंग देम और डिसप्रूविंग देम। और ये उस जो रूल्स होंगे, जो सिस्टम है, वो मैकेनिज्म जो है, दैट मैकेनिज्म इज बेसिकली कॉल्ड और टर्म्ड एज एविडेंस। आप इसको एविडेंस के मीनिंग में जो है वो ले लो। इसके बाद आर्टिकल 2 बेसिकली रिलेट कर रहा है आपके एविडेंस से। ये कॉम्प्रिहेंसिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मोस्ट रेलेवेंट आपकी डेफिनेशन ज़रूर होगी कि आप एविडेंस को बेसिकली अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो। बेसिकली व्हाट इज वी what do we understand by the term evidence? All statements which the court permits or required to be made. Permits mean जो उसके सामने एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, that is permitting, कि ये आप रेलिवेंटली वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते। या रिक्वायर्ड टू बी मेड, वो किसी से कह सकता है कि फलां बंदा भी आपके इसमें एविडेंस रिकॉर्ड करवा ले। जैसे कि आप एक्सपर्ट एविडेंस, एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट पर्सन से जो है वो उसका ओपिनियन जो है वो सीख कर लेते हैं। जैसे आपका व्हाट यू कॉल फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट है, आपका ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, ठीक है जी। उसके बाद इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, तो जो आपके कॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रोवर्टेड इश्यूज हैं, अभी उमर साहब मेरे से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि आपका सिविल का जो मुकदमा है वो बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से स्टार्ट हो रहा है। तो इश्यूज ही वो क्वेश्चंस हैं, इश्यूज ही वो कॉन्ट्रोवर्टेड इंक्वायरीज हैं जिनको जुडिशली हमने प्रूव या डिसप्रूव करना है। तो बेसिकली उन इश्यूज के ऊपर आपको जो है वो एविडेंस रिक्वायर्ड है, दैट इज रिलेटेड। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ऑरल एविडेंस। और उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री। तो एविडेंस बेसिकली 2 डायमेंशंस के अंदर जाएगा, ईदर ऑरल और डॉक्यूमेंट्री। या तो आप उसको बोल के जरिए, जैसे आप अपनी जो आर्गूमेंट्स से पहले ऑरल एविडेंस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंप्लीट करते हैं बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल आर्गूमेंट्स, ठीक है जी। तो आप एक उस चीज को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन 1872 में देखेंगे तो बिल्कुल वर्बैटम है, बिल्कुल वर्बैटम वही चीज उन्होंने वहां पे इसको इंक्लूड कर दी है। मैं एक सिर्फ और सिचुएशन इंक्लूड करूंगा आपके सामने, प्रोफेसर फिप्सन की डेफिनेशन, दैट इज रेलिवेंट टू मेमोराइज और टू अंडरस्टैंड
कि what they have the concept of evidence. The testimony, whether oral, documentary or real, which may be legally received in order to prove or disprove some fact or dispute. बेसिकली आप क्या चीज़ इंक्लूड कर रहे हो, ये आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये भी आपको डेफिनेशन दे रही है कि आपकी ऐसी टेस्टिमनी जो ऑरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, रियल नेचर में हो, और जिसके जरिए आप एक सर्टन लीगली रिसीव्ड जो फैक्ट है उसको या तो प्रूव कर रहे हो या डिसप्रूव कर रहे हो. तो एविडेंस बेसिकली क्या है? प्रूविंग ऑफ ए सर्टन फैक्ट और डिसप्रूविंग ऑफ ए सर्टन फैक्ट, giving credit to a certain fact or giving discredit to a certain fact which is not relevant to your case or to your dispute. Clear, sir? Any question up till now? बिकॉज मैंने पहली चीज़, क्योंकि हम लोग जब सर्टन लेवल पे होता है कि आप लोग जनरली जब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं तो टू वे ट्रैफिक चल रही होती है, क्वेश्चन आ रहा है या बिल्कुल जो है वो, तो क्वेश्चन आने से मुझे ये चीज़ ज़रा समझ आनी शुरू हो रही है कि आप लोग लेक्चर में मेरे साथ हैं. समटाइम आप लेक्चर में होते हैं लेकिन फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन वो कहीं और भी जा सकती है. सो दैट आई वॉन्ट यू पीपल टू बी इंगेज. मैं आपसे खुद ये मौका आपको दे रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ. इफ यू वॉन्ट टू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. आगे चलें सर. Now, fundamental rules or principles of law of evidence. Basically, जो जी सर, ये भी आगे वैसे आना है लेकिन आप पूछें जी, ये अभी आगे आएगा. मैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में जब जाऊंगा तो फैक्ट इन इशू भी आ जाएगा और रेलेवेंट फैक्ट भी है. ही इज योर ब्रदर, इधर दिस इज द रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू. ठीक है जी. वो अगर स्टेप्स ब्रदर है तो फिर क्या रेलेवेंट होगा कि क्या फैक्ट इन इशू होगा. तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड होगा. अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. जब हम रेलेवेंसी के अंदर इस चैप्टर के अंदर जाते हैं जी, उसकी एग्जांपल आ जाएगी. नाउ देयर आर फंडामेंटल रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस दैट इट शुड बी कन्फाइंड टू द मैटर्स फैक्ट इन इशू. ठीक है जी. कि आपने एविडेंस कन्फाइन करनी है. जनरल रूल्स अब डिस्कस कर रहा हूं कि आपने एविडेंस उससे रिलेटेड रखनी है जो आपके फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होगा. आप जब सेक्शन आर्टिकल 2 के अंदर जाएंगे, आर्टिकल 2 की जब डेफिनेशन आप इंक्लूड करते हो, मैं यहीं से ऐड ऑन कर देता हूं आपका. अव्वल तो आपके पास स्टैट्यूट होना चाहिए था टुडे. आप आर्टिकल 2D को अगर इंक्लूड करें तो आप फैक्ट से और फैक्ट इन इशू से जो है वो रिलेट करते हो कि किन को हम फैक्ट में रिलेट करेंगे और कहां पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो है वो आपकी आगे फर्दर जाके डिस्कस होगी. अब इसके अंदर जो सेकंड सिचुएशन जो है वो अराइज होगी, दैट इज कि आपने एविडेंस को जो है वो वे करना है या काउंट करना है. एविडेंस इज टू बी वेड और काउंटेड. ठीक है जी. तो एविडेंस अगर आर्टिकल 3 और 17 के अंदर चला जाए तो फिर दोनों चीजों को आप लोगों ने फिर रेगुलेट करना है कि एविडेंस आप वे कर रहे हो, एविडेंस का वेट कर रहे हो कि कितनी हैवी, कितनी रिलेटेड, कितनी इंपॉर्टेंट वो है, या वो काउंटेड है कि कितनी रिक्वायर्ड है. 4 लोग रिक्वायर्ड हैं, 2 लोग रिक्वायर्ड हैं, या कितनी मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो आप एविडेंस को जो है उसके साथ इंक्लूड कर रहे हो. बेस्ट एविडेंस रूल must be given in all cases. Best evidence means that is more relevant to your case law, that is more relevant to your controverted questions. Best evidence rule जो है इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो नाफिजुल अमल है, या उसको वो कह रहे हैं कि वो उसका यूजेज उसका है. तो ये बेसिकली एविडेंस को आपने देखना है कि बॉडी ऑफ लॉ रेगुलेटिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ, एडमिसिबिलिटी, रेलेवेंस, और साथ जो मैंने लास्ट लाइन आपसे पहले भी बोली, the weight and sufficiency of what should be admitted into the record of the legal proceeding. कि आपने उसका वेट भी देखना है और सफिशिएंट भी देखना है कि कितना सफिशिएंट हमें वो प्रूफ, वो फैक्ट, वो एविडेंस रिक्वायर्ड है टू प्रूव और डिसप्रूव एनी फैक्ट दैट इज फैक्ट इन इशू और दैट इज कंट्रोवर्टेड इन जुडिशियल इंक्वायरीज. क्लियर. तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे जिनको कि आपने इंक्लूड करना. एक प्रिंसिपल छोड़ दिया कि हेयरसे एविडेंस. हेयरसे एविडेंस बेसिकली जनरली कहा यह जाता है इट इज नॉट एडमिसिबल. Hearsay evidence is no evidence, but there are certain exceptions to these rules as well. But hearsay evidence को हम एक सरसरी या समाती शहादत को जो है वो हम उस तरह उसको वेट नहीं देते या उसको वे नहीं करते into certain what you call evidence. ठीक है जी. अब ये 2 लीगल प्रिंसिपल्स हैं, क्विड प्रोबेंडम और मोडस प्रोबेंडी. ये बेसिकली आपको लॉ ऑफ एविडेंस का बेसिक बेस बता रहे हैं कि थिंग्स टू बी प्रूव्ड क्या होंगी और मोड ऑफ प्रूविंग क्या होगा. एविडेंस 2 वे के साथ जो है वो चल रही है. किस चीज को प्रूव करना है और किस मोड के जरिए प्रूव करना है. वो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में जा रहे हो, वो इन चीफ में जा रहे हो, वो री एग्जामिनेशन में जा रहे हो, वो लीडिंग क्वेश्चन करके जनाब उससे पूछ रहे हो, या वो आप उसके करेक्टर को जो है वो
क्वेश्चन कर रहे हैं कि ईदर द करेक्टर ऑफ द विटनेस इज रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट, ईदर रेलेवेंट व्हेन रेलेवेंट एंड व्हेन नॉट रेलेवेंट, ठीक है जी। तो अगर आपका आदि मुजरम है तो क्या आदि मुजरम होना उसका जो एक जो करेक्टर है या चीजें हैं क्या वो इससे रिलेट कर रही हैं कि नहीं कर रही, तो ये थिंग्स टू बी प्रूव क्विड प्रोबेंडम और मोडस प्रोबेंडी जो है, मोड ऑफ प्रूविंग जो है, ये इससे बेसिकली आप इसको रिलेट कर सकते हो या इंक्लूड करोगे इसके साथ। एविडेंस, जुडिशियल एविडेंस के अंदर ये दो प्रिंसिपल्स जो हैं ये बेस प्रोवाइड करते हैं आपको लॉ ऑफ एविडेंस के लिए। नाउ जनरली क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर द काइंड्स, जर्नल चूंकि हम बिल्कुल एक कंसेप्चुअल चीज कर रहे हैं, हम रेलेवेंट टू वो QSO से है वो आपका जो सलमान यकूब साहब हैं वो बेसिकली आपके वो क्वेश्चंस लेंगे जो बिल्कुल प्योरली हाउ टू रिकॉर्ड एन एविडेंस। मैं ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज एन एविडेंस, ठीक है जी। तो इसलिए कुछ चीजें, कुछ सवाल आपके माइंड में होंगे कि हम प्योर कंसेप्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं, तो मेरा डोमेन ही कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं। मैंने प्रोसीजरल चीज में उस वक्त नहीं जाना जब तक सलमान साहब इसको रेगुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर मेरी अपनी डोमेन से जो है वो मैं बाहर हटना नहीं चाह रहा या जाना नहीं चाह रहा। नाउ व्हाट इज मेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, इफ आई मे एंगेज यू पीपल, जो कि मेरा भी एक तरीका भी है कि व्हेन आई डू लेक्चर तो मैं ऑडियंस को एंगेज करता हूँ। I may ask a certain question that what is meant by primary and secondary evidence. मैंने एक जनरल डेफिनेशन तो आपके सामने दे दी। What do we understand as it is an immediate evidence or principal fact कि मेरा ये टेनेंट है, this is the primary, और आपका जो वो होगा what you call rent deed, that is a primary evidence, जो कि आप उसको इंक्लूड कर रहे हो कि this is how I tend to prove a fact that he is my tenant. पार्टनरशिप डीड है, ही इज माई पार्टनर, तो आपका जो पार्टनरशिप डीड है दैट इज द प्राइमरी एविडेंस दैट वेयर इट हैज बीन अलेज्ड एंड इट हैज बीन प्रूव्ड दैट द पर्सन टू हुम यू आर हैविंग और विद हुम यू आर हैविंग ए पार्टनरशिप, आपका वो पार्टनर जो होगा वो आपका। और दूसरी बात, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज प्रोड्यूस्ड for the inspection of the court would be termed and would be called as a primary evidence. Say for example हम rent deed produce करते हैं, अगर आपका rent controller के पास मुकदमा है और आप उसके अंदर जो है एक certain fact allege कर रहे हो कि he has been my tenant, तो rent deed would be a primary evidence alleging the fact that you are having that tenant under your tenancy for the last so many days, months, whatever years, जो भी उसकी expiry of term है उस हवाले से। इसी तरह अगर आपने किसी को राइट कन्फर किया है थ्रू जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, दैट डॉक्यूमेंट वुड बी टर्म्ड एज ए प्राइमरी एविडेंस बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल फैक्ट ऑफ इमीडिएट एविडेंस फॉर सर्टेन थिंग, कि वो जो आपकी GPA है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो उसका एक प्राइमरी एविडेंस होगा। अब सेकेंडरी में कैसे जाएगा, जब आपका सब्स्टिट्यूटरी और इंफीरियर टू द अबव होगा, जैसे अटेस्टेड कॉपी है, अटेस्टेड कॉपी होगी वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगी। लेकिन एक चीज इनमें रखेगा कि अगर एक ही डॉक्यूमेंट मैकेनिकल अंदाज में मल्टीपल चीजों के साथ, जैसे लिथोग्राफी है या किसी और चीज से, एक ही डॉक्यूमेंट एक ही प्रोसेस से बना है और उसके मल्टीपल डॉक्यूमेंट बने हैं, तो वो सारे के सारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो गए। ये चीजें में रखिएगा। एक बुक 1000 की, ये बुक जो है 1000 कॉपी प्रिंट हुई है एक मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए, तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी चीज है, आप उसको सेकेंडरी नहीं बोलोगे। इसकी जो फोटोकॉपी होगी या इसका PDF होगा या इसकी फोटोकॉपी को आपने बाइंड करवा के अपने पास रख दी, दैट मे बी टर्म्ड एज ए सेकेंडरी एविडेंस या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के तौर पे आ जाएगा, जो इसको सेकेंड कर रहा है। दैट इज आल्सो मेड बाय ए मैकेनिकल प्रोसेस। लेकिन जब एक डॉक्यूमेंट एक ही मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए बन रहा है, मल्टीपल उसके जो है वो परत बन रहे हैं या उसके हिस्से बन रहे हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज अ प्राइमरी वन। एक और चीज जो अब आगे आ गया जी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये जरा मैं तीसरे चौथे पे जरा पहले आ रहा हूं, बाकी चीजों को जरा स्किप कर रहा हूं। डायरेक्ट एविडेंस क्या है? डायरेक्ट एविडेंस इज बेसिकली नोन एज पॉजिटिव एविडेंस। इट इज एविडेंस गिवन बाय ए डायरेक्ट विटनेस, जो एनी शाहिद हो सकता है, आई विटनेस हो सकता है, जिसकी ऑकुलर विटनेस है, जो कि जिसने उसको अपनी बचशम खुद जो है उसको देखा, दैट इज व्हाट यू कॉल ए डायरेक्ट एविडेंस। इट मे आल्सो बी कॉल्ड एनी टेस्टिमनी रिलेटिंग टू द प्रिसाइज पॉइंट ऑफ इशू, एनी टेस्टिमनी दैट इज which relate to the precise point of view. That A saw a murder, so he was basically an eyewitness. So this is what we understand as a direct evidence, that he has perception, he has perceived that event or incident by his own eyes, he heard that word,
ही हर्ड दैट वर्ड कि मुझे कत्ल ना करो, या मुझे और ये डॉक्यूमेंट मुझे दे दो, मैं यहाँ पे साइन नहीं करूंगा, या तुम ऐसा काम जो है ये गलत करवा रहे हो, या जो भी वट एवर द रीजन, वट एवर द सिचुएशन। तो दैट इज द डायरेक्ट एविडेंस जो कि उस एनी शाहिद ने अपने हवासे खमसा से के जरिए जो है उसको परसीव किया। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड एज ए डायरेक्ट एविडेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, ए सा ए पर्टिकुलर मर्डर, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि आई विटनेस जो होगा वो बेसिकली आपका डायरेक्ट एविडेंस होगा। अब इनडायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होगा? इट इज a testimony by witness as to the circumstances to which an inference is to be drawn। जैसे किसी ने खून आलूद चाकू के जरिए या कोई पार्चा जात के जरिए उसके वो सामने से गुजरा और उसने उसको देखा, इसने वो एक्ट होते हुए, वो इंसिडेंट होते हुए खुद नहीं देखा, लेकिन वो इन्फ्रेंस ड्रा कर रहा है कि ही हैपन टू बी लाइक दिस। जैसे कि किसी ने शोर मचा रहे थे, चोर को पकड़ो, एंड समबडी वाज रनिंग अहेड ऑफ दैट, तो आप उस चीज़ को देख रहे हो, या उसको आपने सुना किसी से, कोई बंदा ये आपको बात कह रहा था कि फलां जगह ये एक्ट हुआ है, और उस एक्ट की